डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष पहले मैकाले की शिक्षा नीति की चाशनी संयुक्त भारत जो था उसमें शैक्षिक ढांचा व व्यवस्था का प्रचलन मैकाले के ही अनुरूप रहा, जो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 से 83 की पृष्ठभूमि पर आधारित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को भारतीय संस्कृति से विमुख करना था, अंग्रेजों के प्रति दासता का भाव पैदा करना था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना था, जिसका महात्मा गांधी, एनी बेसेंट सहित अन्य भारतीयों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। इस विरोध के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा के एक प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय किया गया। फिर भी सभी लोग एकमत नहीं हो पाए, परंतु कुछ सिद्धांतों को लेकर के 1905 में शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया गया। 1905 का मतलब बंगाल विभाजन। देखिए, जो शिक्षा का स्वरूप का निर्धारण किया गया उसमें जो भी बातें रखी गई वो निम्न प्रकार से बताई गई। पहली बात तो यह बताई गई कि स्वतंत्रता जो है हमको मिली, लेकिन शिक्षा के आधार पर हम कहीं न कहीं पंग बने रहे, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के आयोग और समितियों का गठन हुआ, जिसका पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा के प्रति दासता की भावना ही हमारे अंदर जन्म लेती रही। लेकिन गांधी जी, एनी बेसेंट जैसे तमाम भारतीयों ने जब एकजुट होकर के इसका विरोध किया, तो उसके फलस्वरूप शिक्षा के स्वरूप का जो निर्धारण हुआ उसमें पहली बात तो यह आई कि स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा पर बल देना आवश्यक समझा गया और शिक्षा के प्रबंधन, पाठ्यक्रम निर्धारण में भारतीयों का नियंत्रण होना सुनिश्चित किया गया। अगली बात बताई गई कि अंग्रेजों के प्रति दास्य भाव का जो था उन्मूलन होना चाहिए, विज्ञान व पाश्चात्य ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए और मुख्य रूप से व्यवसायिक शिक्षा पर बल देने की बात भारतीयों ने की। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिससे सभी नेता बंग भंग के विरोध में लग गए और शिक्षा की नीति लागू होने में शिथिल हो गई। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ तो बंग भंग आंदोलन में अक्सर नेता उसके विरोध में लग गए और शिक्षा की नीति जो थी वो लागू होने में शिथिल पड़ गई। अब भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके
1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया। कब? 1905 में। बंगाल विभाजन के ही समय 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया। और किसकी अध्यक्षता में? गुरुदत्त बनर्जी की अध्यक्षता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गुरुदत्त बनर्जी। अब दूसरी बात अगर आती है तो ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की बात। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कर दी थी, जो बाद में शांति निकेतन और विश्व भारती के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी अवधि में टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसे बाद में जादवपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी का रूप धारण कर लिया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की बात अगर आई तो ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब हुई? 1901 में। और किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। अब देखिए 1913 में शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव बनाया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पर सिफारिशें की गई। अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। लेकिन 1913 में जो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव बना, उसमें प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पर भी सिफारिशें की गई। अब देखिए, ये जो भी शिक्षा संबंधी बातें दृष्टिकोण में रखी जा रही हैं, वो सब किसी न किसी आयोग की सिफारिशों पर की जा रही है। तो हम देखते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ये 1917 कब? 1917 विश्वविद्यालय आयोग जो कलकत्ता का था, इसकी स्थापना किसने की? लीड्स ने। लीड्स कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में जो स्थापित किया गया, उसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? लीड्स की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? लीड्स, जिसने भारत महिला शिक्षा सहित शिक्षा के सभी प्रकार के स्तरों पर अपने विचार प्रदान किए थे। बात आई 19वीं शताब्दी के अंत में बड़ौदा के नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य
बनाने का जो प्रयास किया था, जिसे 1910 में गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रयास किया और उसे केंद्रीय धारा सदस्य के रूप में सराहनीय प्रयास भी किया। 16 मार्च 1911 में प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया गया। ये सारी बातें शिक्षा की उस गुणवत्ता को आगे ले जाने के लिए हैं जिससे स्वतंत्रता के पूर्व में हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे थे। अब बात आई शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्तावों की। तो अभी मैं इसके पहले बताया सरकारी प्रस्ताव 1913 में पास किया गया। तो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव कब? 1913 में। ये देखिए, इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अनेक प्रस्ताव दिए गए और इसमें प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक वृद्धि की बात कही गई। इसके पहले तो संख्या पर बल दिया गया कि जो भी छूटे गए बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, सूची तैयार की जाए और उनका नामकरण किसी न किसी रूप में विद्यालय में करवाया जाए। लेकिन ये जो सरकारी प्रस्ताव 1913 का है शिक्षा नीति संबंधी, इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए और इसकी खास विशेषता यह थी कि प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक वृद्धि की तरफ अधिक ध्यान आकर्षित किया गया। अब प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास देखिए, सबसे पहले पूर्व में मैं बताया कि बड़ौदा नरेश महाराज शिवाजी गायकवाड़ ने प्रयास का प्रारंभ किया और उसका समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया। यानी बड़ौदा के नरेश का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले ने करके प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया। अब बात आई मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम। किसकी? मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम। तो मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1918 में गोखले के प्रयास से प्रेरणा प्राप्त करके विठल भाई पटेल ने प्रांतीय सभा में यानी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम का रूप धारण किया, जिसे पटेल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पटेल अधिनियम।
अर्थात मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम को पटेल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अन्य समितियों की चर्चा करते हैं। हर्टान समिति जैसी बात आ गई, किसकी? हर्टान समिति। देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच हेतु सरकार ने एक सहायक समिति का गठन फिलिप हर्टान के अध्यक्षता में किया, जिसने शिक्षा के सभी अंगों का गठन करते हुए उसका गहन अध्ययन करके सितंबर 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1929 में। फिलिप हर्टान ने शिक्षा के सभी अंगों को जांच करके उसकी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की। अब ये सारी जो योजनाएं थी, इनके अलावा स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की कुछ नवीन योजनाएं, यानी शिक्षा की नवीन योजना, स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा की नवीन योजनाएं। नवीन योजना में शिक्षा की जो भी नई योजनाएं थी वो निम्न प्रकार की बताई गई। पहला तो था विद्या मंदिर योजना, क्या? विद्या मंदिर योजना। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, ये विद्या मंदिर योजना का। इस योजना का संचालन तत्कालीन शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1938-39 में किया। किसने? रविशंकर शुक्ल ने कब किया? 1938 या 39 में। विद्या मंदिर योजना पंडित रविशंकर शुक्ल, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने इस योजना को लागू किया, लेकिन यह विद्या मंदिर योजना अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। इसके बाद वॉलंटरी स्कूल योजना, नवीन योजनाओं में वॉलंटरी स्कूल योजना, ये दूसरा नंबर। पहला क्या था? विद्या मंदिर योजना, दूसरा वॉलंटरी स्कूल योजना। शिक्षा है व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के साथ साथ सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से 1938 ईस्वी में मुंबई प्रांत में लागू किया गया। लेकिन कुछ न कुछ स्तर पर सफल जरूर रहा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान न दे पाया। तीसरा था बेसिक शिक्षा योजना।
क्या था? बेसिक शिक्षा योजना। पहला था विद्या मंदिर योजना, दूसरा एलिमेंट्री स्कूल योजना, तीसरा बेसिक शिक्षा योजना। सबसे महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा योजना ही बताया जाता है, क्योंकि इस योजना के प्रतिपादक मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी थे। प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में जब आयोजित किया गया तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी उसको जाना गया, क्योंकि वर्धा शिक्षा सम्मेलन का जो सभापतित्व करने वाला महान गौरव था वो मोहनदास करमचंद गांधी ही थे। बेसिक शिक्षा योजना में बच्चों को श्रम से प्रेम करने की बात, हस्तशिल्प शिक्षा की बात तथा धर्म दर्शन और विज्ञान की शिक्षा पर दृष्टि देने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों में एक नई चेतना लाने का काम किया, जिसका प्रभाव आधुनिक युग में भी दिखाई दे रहा है। ये था आपका बेसिक शिक्षा योजना। प्रतिपादक महात्मा गांधी और वर्धा शिक्षा सम्मेलन में सभापतित्व का काम करने वाले महात्मा गांधी ने बेसिक योजना में बच्चों को श्रम से प्रेम, हस्तशिल्प की शिक्षा, धर्म दर्शन व विज्ञान की शिक्षा देने की बात कही, जो वर्तमान समय में भी परिलक्षित हो रहा है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम सार्जेंट योजना 1944 की बात करेंगे। अब सार्जेंट योजना ये कब थी? 1944। सार्जेंट योजना 1944 जो है, इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगर कोई पूछे आपसे कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड क्या है, तो आप जान जाइए कि सार्जेंट योजना 1944 से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की समाप्ति चल रही थी। 1939-44 की बात मैं चर्चा कर रहा हूं। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का दौर था। वायसराय की प्रबंधकारिणी का पुनर्गठन हुआ। उस समय तत्कालीन भारत के सलाहकार सार्जेंट सर जॉन सार्जेंट को शिक्षा विभाग की रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रस्तुत करने की बात बताई गई। सार्जेंट ने 1944 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या सार्जेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। कि स्वतंत्रता पूर्व की ये तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। अब शिक्षा के बढ़ते कदम को लेकर के अगर बात रखी जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व में जो भी योजनाएं लागू की गई, जो भी नीतियां लागू की गई या जितने भी योजनाएं लागू की गई,
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन हम उस पहलू तक नहीं पहुंच पाए जिसका सपना आज देख रहे हैं। ये तमाम प्रकार की योजनाएं थी स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा की। तो स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा की ये तमाम प्रकार की योजनाएं थी जो लगभग आपके समझ में आ चुकी होंगी। आज का प्रश्न है, अभी हमने आपको नवीन योजनाओं की बात बताई, पार्लियामेंट्री स्कूल योजना, बेसिक शिक्षा योजना और विद्या मंदिर योजना। तो हम आज का जो प्रश्न होगा वो होगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजनाएं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजनाएं, शिक्षा की नवीन योजनाओं का उल्लेख कीजिए। यह था आज का प्रश्न। अब अगले दिन स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा का अध्ययन करेंगे।